हरे कृष्णा साथियों। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी एग्ज़ाम्स हिंदी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एनवीएस, केवीएस सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। और मेरा पूरा परिवार जो इससे जुड़ा है उनको तो पता ही है कि इस चैनल पे आरपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जा रही है। और अगर पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ आपको इसको सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल आइकन है, एक घंटी है, उसे क्लिक करना है ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और आपकी तैयारी मेरे साथ साथ और जो बाकी का जो मेरा परिवार जुड़ा है उसके साथ साथ मजबूत होती रहेगी। आप सभी की दुआओं से और आप सभी के आशीर्वाद से मेरा स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। पिछला वीडियो मैंने ये सूचना के लिए दिया था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, गले में थोड़ी समस्या हो रही थी, बहुत दर्द था, तो क्लासेस नहीं ले पाई थी। पर आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं जल्दी ही ठीक हो गई और फिर से हम उसी हिंदी साहित्य के इतिहास में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। 17-18 पार्ट हम कर चुके हैं और आज सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा आदिकाल और भक्तिकाल बिल्कुल कंप्लीट हो गया और आज से हम हमारा नया जो पार्ट है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा भाग रीतिकाल। उसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो 2 कर चुके हैं। जो पहले से मुझसे जुड़े हैं वो तो कंटिन्यू नोट्स प्राप्त कर ही रहे हैं। और कहाँ से कर रहे हैं? टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ मैं जो पढ़ाती हूँ उसे वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करती हूँ, वहाँ से वो बच्चे वहाँ उतार रहे हैं या फिर प्रिंट आउट करवा रहे हैं। यानी मेरे जो नोट्स हैं जिनसे पढ़ के मैंने हिंदी में एक सीट ली है, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी ली है। अभी 2018 की जो फर्स्ट ग्रेड थी जिसका एग्ज़ाम 2020 में हुआ, उसी से मैं हिंदी व्याख्याता बनी हूँ। और नोट्स इतने जानदार हैं, इतने शानदार हैं कि एक भी प्रश्न आपके आरपीएससी एग्ज़ाम, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, उससे बाहर इन नोट से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। इसीलिए मैं इतने दम से पढ़ा रही हूँ, इतनी जान से पढ़ा रही हूँ। और ये नोट्स मैं हर उन बच्चों तक पहुँचाना चाहती हूँ जो बड़ी बड़ी ऐप से पैसा दे के और वहाँ से क्लासेस नहीं ले सकते, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा भर के वहाँ से अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं व्याख्याता बनी और ये नोट्स अब मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ हर उस बच्चे के लिए जो इनको पढ़ना चाहता है, दिल से एक सीट आरपीएससी की लेना चाहता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, हमारा आदिकाल और भक्तिकाल हो चुका है। हम रीतिकाल में प्रवेश कर रहे हैं आज से। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि डेली यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है और हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ यहाँ पर हिंदी पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला भी जारी है। अंतरा पुस्तक जो है वो चल रही है और उसका बहुत सारा कंटेंट हो चुका है। अब ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगी। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर बुक देखिए, हिंदी साहित्य के पार्ट जितने भी है वो सारा प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। मोटिवेशनल वीडियोज़ है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करनी है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करनी है, कितने प्रश्न कहाँ से आएंगे, वॉट एवर, इतना सारा जो कुछ भी मैं इतना नहीं बताऊँगी। वहाँ से आप पूरा, आपको सारा का सारा मिल जाएगा, जैसा कि मैंने किया था और जैसे मैंने एक सीट ली थी वो पूरी डिटेल मैंने मेरे चैनल पे दे रखी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा भक्ति काल। ओके, तो देखिए भक्ति काल में क्या हम पढ़ेंगे हमारा रीति काल। थोड़ा सा मैं भूल गई थी। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने भगवान से, ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना की कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। मुझे डाउट था कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए, कहीं मेरी जांच में कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल सुरक्षित हूँ और एकदम ठीक हूँ और आपके सामने फिर से आ गई हूँ। चलिए हम पढ़ते हैं रीतिकाल। हिंदी साहित्य इतिहास के तृतीय काल खंड को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। यानी हिंदी साहित्य इतिहास का जो तीसरा काल है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रीतिकाल के नाम से जानते हैं। रीतिकाल के नामकरण का श्रेय आचार्य शुक्ल को दिया जाता है। यानी रीतिकाल का नामकरण किसने किया? तो ये जो नामकरण रीतिकाल, ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला है, आचार्य शुक्ल के पहले ग्रियर्सन इस नाम का प्रयोग कर चुके थे।
अब देखो, रीतिकाल के नामकरण का श्रेय अगर दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा शुक्ल को, ठीक है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले अगर हमें पूछा जाता है कि इस रीतिकाल नाम का प्रयोग कौन कर चुका था, तो वो कर चुका था ग्रियर्सन। देखो, जैसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है वैसा वैसा आपको उत्तर देना है। प्रश्न की प्रकृति कैसी है पहले वो पता कीजिए, फिर आप अपने आंसर पे जाइए। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में 7वें अध्याय का नाम रीतिकाल किया था। किसने? ग्रियर्सन ने। रीति को संस्कृत में संप्रदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है और संस्कृत काव्य शास्त्र में 6 संप्रदायों को मान्यता दी गई है। अब देखो वो कौन कौन से संप्रदाय हैं, यानी संस्कृत के काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय आते हैं। उन 6 संप्रदायों को मान्यता दी है, वो 6 संप्रदाय देखेंगे और उसके बाद उन 6 संप्रदायों के प्रवर्तक आचार्य कौन है वो हम देखेंगे। रस संप्रदाय, रस संप्रदाय किसने दिया? भरत मुनि ने। अलंकार संप्रदाय, अलंकार के संप्रदाय के प्रवर्तक है भामह। ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है आनंदवर्धन। रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय दिया आचार्य वामन ने। वक्रोक्ति संप्रदाय ये दिया आचार्य कुंतक ने और औचित्य संप्रदाय ये दिया आचार्य क्षेमेंद्र ने दिया, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी से कर रहे हैं, उनको पता ही है, उन्होंने सिलेबस पूरा देख ही लिया होगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, बीच में हमारी जो भी चल रहा है, देखिए, अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है, चाहे आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट की या सेकंड की, तो प्लीज़ आप मेरा निवेदन ही मानिए कि आपकी टेबल पे जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हो उसका सिलेबस बहुत 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 ज़रूरी है। और दिन में एक बार जब भी पढ़ने में मन ना लगे, सिलेबस को ज़रूर पढ़िए, ज़रूर उस सिलेबस को पढ़िए, क्योंकि आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं हैं ना, वो उस सिलेबस से ही सॉल्व हो जाएगी अगर आप रोज़ उसका पठन किया करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी, ये जो वक्रोक्ति संप्रदाय है और एक ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, ये 3 टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए ऐसे के ऐसे आते हैं। ये मैंने आपको एक जानकारी के लिए बताया, हम पढ़ेंगे इनको भी बाद में, ये मैंने सिर्फ जानकारी के लिए बताया। रीति संप्रदाय के संस्थापक हैं आचार्य वामन और इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया। यानी रीति संप्रदाय का संस्थापक कौन है? वामन। और वामन ने रीति को क्या माना? काव्य की आत्मा। देखो, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आप भी मेरे साथ साथ बोला करो, जोर जोर से बोला करो। अगर आपको शर्म आती है, घर में आसपास लोग देख रहे हैं, तो आप अकेले कमरे में जाइए, जितना बोल सकते हैं मेरे साथ उतना बोलिए, क्योंकि बोलने से चीज़ें अंदर ग्रहण होती है, ठीक है। आप देखिए, रीतिरात्मा काव्यस्य वामन, यानी वामन ने क्या कहा? रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी रीति काव्य की आत्मा है। अगला, इन्होंने रीति को परिभाषित करते हुए लिखा, विशिष्ट पद रचना रीति। वामन ने एक और क्या कही? देखो, एक तो कहा रीतिरात्मा काव्यस्य और एक कहा विशिष्ट पद रचना रीति, यानी कि पद रचना का विशिष्ट क्रम ही क्या है? काव्य रीति है। और ये कौन कहते हैं? वामन कहते हैं। आप देखिए आगे वामन क्या कहते हैं। वामन कहते हैं, वामन ने काव्य रीतियों की संख्या मानी है 3। कितनी मानी है? 3। मेरे साथ साथ बोलना है आपको, ठीक है। गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, 3 रीतियां मानी है। गौड़ी रीति, वैदर्भी रीति, पांचाली रीति, ठीक है। रीति काल के नामकरण में रीति के उक्त अर्थ को ग्रहण नहीं किया गया। अब देखो, रीति काल का जो नामकरण किया गया उसमें रीति के इस अर्थ को ग्रहण नहीं किया। किस अर्थ को? जो अर्थ वामन ने माना उसे ग्रहण नहीं किया गया, ठीक है। रीति अनेकार्थी शब्द है। अब रीति क्या है? रीति अनेकार्थी, यानी रीति के बहुत सारे अर्थ हैं। रीति एक शब्द है लेकिन इसके अलग अलग बहुत सारे अर्थ हैं। कैसे? रीति का मतलब क्या क्या होता है? देखिए,
पथ, पंथ, मार्ग, विधि, प्रणाली, शैली, ढंग, तरीका, ये सब जो क्या है, ये रीति के अर्थ है, यानी रीति के इतने अर्थ माने हैं। इस काल के कवियों ने एक बंधी बधाई पद्धति का अनुसरण करते हुए, यहाँ पर से सलेट आएगा, शरण नहीं होगा, ठीक है। इस काल के कवियों ने एक बंधी बंधाई पद्धति का अनुसरण करते हुए काव्य के विभिन्न अंगों, छंद, रस, अलंकार, गुण, दोष, नायक नायिका भेद आदि के लक्षण और उदाहरण क्या किए, प्रस्तुत किए। इस प्रवृत्ति को आधार बनाकर शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल नाम प्रदान किया। यानी ये जो ऊपर मैंने आपको पढ़ा है ना अभी, इसी प्रवृत्ति को आधार मानकर शुक्ल ने इसे क्या नाम दिया, रीतिकाल। बंधी बंधाई पद्धति थी, कैसे, काव्य के बहुत सारे अंग थे, छंद, रस, अलंकार, गुण, दोष, नायक नायिका, ये एक बंधा बंधा ऐसा एक क्रम था, ठीक है। और इससे पिछले वीडियो में जब मैंने आपको पढ़ाया, जब हम रीतिकाल में हल्का हल्का प्रवेश कर चुके थे, जहाँ हमने केशवदास पढ़ा था, जहाँ हमारा टॉपिक था कि भक्ति काल का रीति काव्य, इससे जस्ट पिछला वीडियो है कि भक्ति काल का रीति काव्य, वहाँ मैं आपको बता चुकी थी कि ये छंद, रस, अलंकार, गुण, दोष, नायक नायिका भेद क्या है और ये क्यों है। तो अगर आपने यहाँ आपको नहीं समझ आ रहा है तो इससे पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको रीतिकाल की जो पृष्ठभूमि है वो मैं वहाँ पूरी बता चुकी थी, क्योंकि पृष्ठभूमि जब आपको समझ आ जाएगी तो आगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखिए, आलोचकों ने इस काल के लिए अनेक नामों का प्रयोग किया। अब देखो, अलग अलग आलोचक ने रीतिकाल को अलग अलग नाम से प्रयोग किया, कैसे किया वो हम देखेंगे। रीतिकाल नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखो, नामकरण का श्रेय शुक्ल को, लेकिन इससे पहले रीतिकाल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ग्रियर्सन ने। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अलंकृत काल कहते हैं मिश्र बंधु, और संवर्धन काल कहते हैं राम खिलावन पांडे। ये मैच द फॉलोइंग में ऐसे के ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको आपको याद कर लेना है। रीति श्रृंगार काल भगीरथ मिश्र कहते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत निकल कर आता है वो आता है रीतिकाल, और ये किसने दिया था, शुक्ल ने दिया था। श्रृंगार काल और अलंकार काल नाम की ओर आचार्य शुक्ल संकेत कर चुके थे, किंतु काल विभाजन और नामकरण में इन्होंने इस काल के लिए रीतिकाल नाम का ही प्रयोग किया। यानी शुक्ल श्रृंगार काल भी मानते थे, अलंकार काल, दोनों शुक्ल कर चुके थे इनका प्रयोग, लेकिन जब काल विभाजन किया और नामकरण किया शुक्ल जी ने, तब इन्होंने किस नाम को सर्वोपरि किया, रीतिकाल को किया, ठीक है। अब देखिए शुक्ल क्या कहते हैं, श्रृंगार व वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है, प्रधानता श्रृंगार की रही, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, ये शुक्ल का मत है। अब देखिए समय सीमा क्या है, तो हर आलोचक ने अलग अलग समय सीमा मानी है। जैसे आचार्य शुक्ल ये मानते हैं 1700 से 1900 विक्रम संवत, और यदि हम ईस्वी की बात करें तो 1643 से 1843 तक, यानी पूरा 57 वर्ष आप पीछे कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, विक्रम संवत आ जाएगा। 57 वर्ष आगे करने पर विक्रम संवत, और ईस्वी निकालनी हो तो 57 माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, ईस्वी आ जाएगा। नगेंद्र क्या मानते हैं, 1650 से 1850। बच्चन मानते हैं 1650 से 1857 ईस्वी, लेकिन सर्वमान्य मत क्या है, 1650 से 1850, ये नगेंद्र का माना है, ठीक है। अब देखो, रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं क्या है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को 3 प्रकरण में बांटकर प्रस्तुत किया। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रकरण क्या है, प्रथम प्रकरण है सामान्य परिचय। क्या नाम है, सामान्य परिचय। और इसके अंदर क्या है, रीति काव्य परंपरा के प्रवर्तन पर विचार
किया गया। ओके, दूसरा प्रकरण है आचार्य शुक्ल का रीति ग्रंथकार कवि। पहला क्या आ गया, सामान्य परिचय, दूसरा रीति ग्रंथकार कवि और तीसरा रीति काल के अन्य कवि। 3 नाम है एक साथ, सामान्य परिचय, रीति ग्रंथकार कवि, रीति काल के अन्य कवि। दूसरे में क्या है वो हम देखेंगे। इसमें क्या है, चिंतामणि से लेकर रसिक गोविंद तक कुल 57 कवियों का परिचय प्रस्तुत किया। इस प्रकरण के सभी कवि लक्षण ग्रंथकार थे। यद्यपि बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, तथापि शुक्ल जी ने इन्हें रीति ग्रंथकार कवियों के वर्ग में रखा। वैसे देखो, जो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं, है ना, वही रीति ग्रंथकार कवियों के अंदर आते हैं। अब बिहारी ने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन फिर भी शुक्ल ने इन्हें किस श्रेणी में रखा, रीति ग्रंथकार में। केवल शुक्ल ने रखा। प्रश्न जैसा पूछा जाता है, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, उत्तर उसी पर निर्भर करता है, ठीक है। तीसरा है रीति काल के अन्य कवि। अब इसमें क्या था, इस वर्ग में कुल 46 कवि रखे, इनमें से किसी ने भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। यानी दूसरे में कौन था, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले। तीसरे में कौन आएंगे, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। अब बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा एक भी, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इनको इसमें माना, केवल और केवल रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। रीति काव्य को उपधाराओं में विभाजित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को। यानी रीति काव्य को उपधाराओं में विभाजित किया, बोलिए मेरे साथ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल, हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल किसका ग्रंथ है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल ग्रंथ लिखा, ये किस प्रकार का है, आलोचनात्मक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल जो कि एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, यह किसका है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के आलोचनात्मक ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल। देखिए कितने प्रकार से प्रश्न बन सकता है और कितने प्रकार से उसका उत्तर दिया जा सकता है, ठीक है। रीति काव्य को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया। यानी हम जो पढ़ते हैं ना, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इन तीनों में विभाजित करने का श्रेय किसको जाता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को जाता है। किस पुस्तक में इन्होंने किया, हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल में किया। किस प्रकार का ग्रंथ था, आलोचनात्मक ग्रंथ था। समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए, सबसे पहले आती है रीतिबद्ध काव्य धारा। यानी हमने पढ़ा रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ये देखिए यहाँ पर 3 आए हैं ना, ये देखो, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। ये 3 है क्या, आखिर रीतिबद्ध क्या है, रीति सिद्ध क्या है और रीति मुक्त है क्या। पहले हम, जैसे हमने रीति काल को समझने से पहले इसकी पृष्ठभूमि पढ़ी थी पिछले वीडियो में, भक्ति काल का रीति काव्य। हालांकि रीति काल वहीं प्रवेश कर गया था, वो एक पृष्ठभूमि थी। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो यहाँ ज़रूर समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये तीनों धाराएं आखिर है क्या, कौन से कवि इसमें हैं और कौन सी रचनाएं इसमें हैं, किन रचनाओं को रीतिबद्ध कहा गया, किन कवियों को रीतिबद्ध कहा गया, क्यों कहा गया, ये सब हम देखेंगे। रीतिबद्ध काव्य धारा वह काव्य धारा जिसके कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, वो क्या कहलाई, रीतिबद्ध। देखो, रीति में यानी परिपाटी में बंधे हुए थे और उसमें बंधकर जो जो लक्षण उसके अंदर थे उन्हीं का अनुसरण किया, उन्हीं लक्षण ग्रंथों की रचना करी। यानी बंध कर जिन्होंने रचना करी उन्हीं के अनुसार वो क्या कहलाए, रीतिबद्ध, ठीक है। इस काव्य धारा के कवि नहीं अपितु क्या थे, आचार्य थे। यानी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों को क्या माना गया,
आचार्य माना गया और लक्षण ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। कविता करना इनका उद्देश्य नहीं था, कविता के माध्यम से लक्षण निरूपण करना इनका उद्देश्य था। यानी रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत जो भी कवि हुए, सबसे पहली बात तो इनको क्या माना? आचार्य माना। क्यों माना? क्योंकि लक्षण ग्रंथ लिखे। अब जो भी कविताएं ये लिखते थे उसका उद्देश्य खाली कविता करना नहीं था, लक्षण निरूपण करना था। ठीक है, अब लक्षण क्या है देखिए आगे आएगा। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों को आचार्य कवि भी कहा जाता है। यानी कवि कहेंगे पर आचार्य कवि कहेंगे, खाली कवि नहीं कहेंगे। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव भूषण, भिखारीदास, कुलपति मिश्र, प्रतापशाही, पद्माकर आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, लक्षण होते हैं रस, अलंकार, छंद, इनके बीच में बंधी बंधाई परिपाटी से क्या करना? ग्रंथ की रचना करना। अब आपको ये नाम याद रखने होंगे क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्य धारा का नहीं है या फिर कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्य धारा का है। तो उसके लिए आपको ये नाम आपकी जबान पे रटे हुए होने चाहिए, चाहे आप ट्रिक से करें चाहे आप किसी से भी करें। ठीक है, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव भूषण, भिखारीदास, कुलपति मिश्र, प्रतापशाही, पद्माकर ये रीतिबद्ध कवि थे। अगला आता है रीति सिद्ध काव्य धारा। अब देखिए सिद्ध क्या है? रीति सिद्ध वह काव्य धारा जिसके कवियों का उद्देश्य लक्षण निरूपण तो नहीं था। देखो सारा खेल हाँ और नहीं इन्हीं पे टिका है। पूरा पेपर भी आपका ये है, सही है, नहीं है, सत्य असत्य, इसी पे पूरा आपका पेपर डिपेंड। हिंदी में तो आप मान के चलिए, यकीन ना हो तो पुराना पेपर उठा के देख लीजिए। अभी 3 जनवरी 2020 को जो हिंदी का पेपर हुआ है, सारे प्रश्न इसी पे डिपेंड, आप चेक कर लीजिए उसमें। पर कविता लिखते समय इन्होंने काव्य लक्षणों का ध्यान रखा। देखो रीति सिद्ध काव्य धारा जो थी इसमें कवियों का उद्देश्य लक्षण निरूपण बिल्कुल नहीं था। ठीक है, पर हाँ रचना करते समय इन्होंने काव्य लक्षणों का ध्यान रखा और ये धारा कौन सी कहलाई? रीति सिद्ध। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि बिहारी रीति सिद्ध थे। अब बिहारी के अलावा और कौन कौन से रीति सिद्ध कवि थे? पजनेस, नेवाज, हठीस। कौन थे बोलिए? पजनेस, नेवाज, हठीस। अब आती है तीसरी रीति मुक्त काव्य धारा। बद्ध पढ़ लिया, सिद्ध पढ़ लिया, मुक्त वह काव्य धारा जिसके कवियों ने किसी बंधी बंधाई पद्धति का अनुसरण न करते हुए अपने हृदयगत भावों को स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रदान की, रीति मुक्त काव्य धारा कहलाई। यानी गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये सभी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे और इन कवियों ने किसी भी बंधी बंधाई पद्धति का अनुसरण नहीं किया। अपने अंदर के जो भाव थे बस उन भावों को खुलकर अभिव्यक्त किया, खुलकर अभिव्यक्ति प्रदान करी। कहीं रस का ध्यान नहीं, कहीं अलंकार का ध्यान नहीं, जो जैसा इनको आया वैसी रचनाएं इन्होंने बस निकाल दी। कैसे? हृदयगत भावों को खुलकर अभिव्यक्ति दी। इसीलिए ये क्या कहलाए? रीति मुक्त कहलाए। आचार्य शुक्ल ने इस धारा के कवियों को प्रेम की पीर का कवि कहा। किस धारा के कवियों को? रीति मुक्त। गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये सब रीति मुक्त कवि थे और प्रेम की पीर के कवि कहलाए। गणानंद, ठाकुर, आलम, बोधा, द्विजदेव ये रीति मुक्त कवि थे। अब नगेंद्र का वर्गीकरण आता है कि नगेंद्र इन रीतिकाल के कवियों के बारे में क्या कहता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपने साहित्य इतिहास में रीतिकाल के कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, थोड़ी दिक्कत भी आएगी, थोड़ा गुस्सा भी आएगा, है ना, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास है ही ऐसा है, हमें बहुत चिढ़ सी मचती है। लेकिन अगर आप इसे मज़े लेके पढ़ोगे, आनंद लेके पढ़ोगे, तो यही हिंदी साहित्य का इतिहास आपको 100% जीत दिलाएगा सीट फाइट करने में। ये मेरा 100% आपसे ये कह सकती हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास जिस परीक्षार्थी ने बहुत मजबूती से कर लिया, आप ये मान के चलिए हिंदी से उसने एक सीट ले ली है।
क्योंकि बहुत टफ पड़ता है। सबसे ज़्यादा टफ आपको आधुनिक काल पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब तक के पुराने आए हुए आपके आरपीएससी के प्रश्न पत्र, चाहे वो एनवीएस की हो, केवीएस के हो, फर्स्ट ग्रेड के हो, सेकंड ग्रेड के हो, कॉलेज लेक्चरर के हो, सेट के हो और यूजीसी नेट के पेपर साथ में, तो आधुनिक काल अगर आपको करना है और फर्स्ट ग्रेड से जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको एमए वाला पार्ट बहुत ही मजबूती से करना है, जहाँ पे 10 सिद्धांत पूछे गए हैं, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति, ये सब मार्क्सवाद, तो आपको यूजीसी नेट और कॉलेज लेक्चरर के पेपर तो करने ही करने होंगे, वो भी अब तक के परीक्षा में आए हुए। क्योंकि मॉडल पेपर जो मार्केट में दुनिया भर के पड़े हैं ना, ये कभी सिलेक्शन नहीं करवाते। सिलेक्शन करवाते हैं हमारे द्वारा किया गया शोध, हमारे द्वारा की गई मेहनत। और देखो, मॉडल पेपर तो आप गए बाजार में, खरीदा और मिल गया, ले आया, पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन आप जब पुराने पेपर निकालने बैठोगे ना, बहुत दिक्कतें आएगी। 2-2 3-3 दिन खराब होंगे आपके। कहीं से प्रिंट आउट पीडीएफ ढूंढोगे, फिर बाद में उसकी पीडीएफ मिल गई क्वेश्चन पेपर की, तो फिर उसकी उसी कोड की आंसर की चाहिए, बहुत माथाफोड़ी है। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये सब माथाफोड़ियाँ कर चुकी हूँ और इन्हीं से ये सीट पाई है और आज पढ़ाने लायक हूँ, जो आपके सामने आपको बैठ के पढ़ा रही हूँ। इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि इनसे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा। अब आप सोचेंगे कि जब इनके बाहर प्रश्न नहीं जाएगा तो फिर आप हमें इतने ऑप्शन क्यों दे रहे हो? तो देखिए, परीक्षा में एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है और ये नोट्स सब्जेक्टिव है। प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, आप उनको कैसे करेंगे, ये आपको नॉलेज कहाँ से होगा? ये उन्हीं पेपर से होगा। इसीलिए पढ़ो इन नोट्स को, लेकिन प्रश्नों की तैयारी पुराने आए हुए पेपर से ही करना। मॉडल पेपर आपको कभी भी सक्सेस नहीं दिला सकते, ठीक है। अब देखो, नगेंद्र ने भी अपने साहित्य इतिहास में रीति काल के कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा है: आचार्य कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, ठीक है। इस लाइन पे ध्यान मत दीजिएगा फिलहाल के लिए, शांति से, कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले नगेंद्र ने क्या बोला, बस इधर देखो, सिर्फ इस वाले पार्ट को देखो, इधर आपको देखना ही नहीं, इधर का बिल्कुल नहीं देखना, मैं बाद में बताऊंगी, अभी कंफ्यूजन की स्थिति होगी। आचार्य कवि, रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त कवि, ये नगेंद्र ने माना, ठीक। अब हम इधर देखेंगे, देखो, डॉक्टर नगेंद्र ने जिनको आचार्य कवि कहा, ध्यान से समझिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने जिनको आचार्य कवियों की श्रेणी में रखा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्हीं को क्या कहते हैं? रीतिबद्ध। समझ में आ रही है बात? डॉक्टर नगेंद्र जिन्हें आचार्य कवि कहते हैं, विश्वनाथ प्रसाद उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र ने जिन्हें रीतिबद्ध माना, विश्वनाथ प्रसाद ने उन्हें क्या माना? रीति सिद्ध माना। दोनों के मत अलग अलग हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, दिमाग को शांत रखना, रिलैक्स, कूल डाउन, एकदम शांत। अब ध्यान से समझो, नगेंद्र आचार्य कवि मानते हैं, उन्हीं को विश्वनाथ प्रसाद रीतिबद्ध मानते हैं। और नगेंद्र ने जिनको रीतिबद्ध माना, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद उन्हीं को क्या मानते हैं? रीति सिद्ध मानते हैं। और रीति मुक्त के मत में दोनों का एक ही विचार है। नगेंद्र भी रीति मुक्त कवियों को रीति मुक्त में ही मानते हैं और यहाँ विश्वनाथ प्रसाद भी, यानी यहाँ ये दो जो है ना, इनमें दोनों में मतभेद है। समझ में आ गई बात? जिन कवियों को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिबद्ध कवि कहा, उनको नगेंद्र ने आचार्य कवि कहा। रीतिबद्ध कवि, जिन कवियों को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति सिद्ध कहा, उनको नगेंद्र रीतिबद्ध कहते हैं। और रीति मुक्त के विषय में दोनों विद्वान एक मत है। समझ में आ गया? अब देखो, रीति काल का प्रवर्तक, हमने पूरी पृष्ठभूमि पढ़ ली, सारा कुछ पढ़ लिया। अब रीति काल के प्रवर्तक के बारे में देखते हैं। रीति काल के प्रवर्तक का जो प्रश्न है वो कैसा है? विवादित। डॉक्टर नगेंद्र और श्याम सुंदर दास रीति काल का प्रवर्तक किसको मानते हैं? केशव दास। प्रश्न जैसा पूछा जाएगा वैसा ही आंसर दोगे। समझ में आ गई बात? नगेंद्र और श्याम सुंदर दास के अनुसार रीति काल का प्रवर्तक कौन है? तो बोलिए कौन है? केशव दास। बस इतना ही याद रखना है, बाकी केशव दास नहीं है, केवल नगेंद्र और श्याम सुंदर दास के अनुसार है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय किसे सॉरी, गला पूरा सही नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा खराब है अभी, है ना। तो मैंने आपको बताया नगेंद्र और श्याम सुंदर दास ने तो माना है केशव दास को, और रामचंद्र शुक्ल और भगीरथ मिश्र किसे मानते हैं रीतिकाल का प्रवर्तक? चिंतामणि त्रिपाठी को। जैसा प्रश्न आएगा वैसा उत्तर देंगे। नगेंद्र और श्याम सुंदर दास किसे मानेंगे? बोलिए, केशव दास को। और रामचंद्र शुक्ल और भगीरथ मिश्र किसे मानेंगे? किसे मानेंगे? चिंतामणि त्रिपाठी को। याद हो गया। आचार्य शुक्ल ने केशव को हिंदी का पहला आचार्य तो माना, लेकिन प्रवर्तक नहीं माना। ये ऐसे के ऐसे लाइन परीक्षा में पूछी जाती है, कौन सा कथन सत्य, कौन सा असत्य। और ये देखो फिर हाँ और नहीं का खेल है सारा, ठीक है। शुक्ल जी ने क्या कहा? अब शुक्ल जी कहते हैं इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया। यानी शुक्ल कहते हैं कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि काव्य रीति का जो सबसे पहला प्रयोग या सबसे पहले जो समावेश करने वाला था वो केशव दास था। ये सत्य है कि वही था, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव के प्राय 50 वर्ष पीछे चला है, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं, फिर नहीं। ये सब हाँ और नहीं का खेल है हिंदी पूरी, ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे क्या कहते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक घोषित करते हुए शुक्ल कहते हैं, क्या कहते हैं? हिंदी रीति ग्रंथों की अखंडित परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ भी उन्हीं से मानना चाहिए। पर ये केवल कौन कह रहा? आचार्य शुक्ल कह रहे। बस ये ध्यान रखना आप। अब देखो, अब डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं। हमने शुक्ल का सुना, अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य केशव का समर्थन करते हुए लिखा, यानी केशव दास का समर्थन करते हुए नगेंद्र कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि रीति प्रतिपादन के क्षेत्र में इस काल के सभी कवियों ने केशव दास द्वारा प्रतिपादित सभी विषयों का अनुसरण किया। ऐसी स्थिति में रीति काल का प्रवर्तन केशव दास से मानना ही ठीक होगा। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग मत दिए, किसने क्या माना, किसने क्या माना, लेकिन जो सर्वमान्य मत निकल कर आया इन विवादित प्रश्नों के बाद वो ये आया कि सर्वमान्य मत ये है कि रीति काल का प्रवर्तक कौन है? केशव दास है। ठीक है, प्रश्न जैसा पूछा जाए वैसा ही उत्तर देना। अब रीति काल के प्रमुख कवियों में हम प्रवेश कर रहे हैं। पहला कवि आता है चिंतामणि त्रिपाठी। वास्तविक नाम अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, क्या है? मणिमाल। चिंतामणि त्रिपाठी का वास्तविक नाम मणिमाल। माना जाता है कि ये 4 भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी कितने भाई थे? 4। अब इनके नाम याद रखना, क्योंकि जैसे मिश्र बंधुओं के आते हैं परीक्षा में कि मिश्र बंधु 3 थे, लेकिन कौन कौन से थे, चौथा कुछ अलग दे के पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन सा नहीं था, तो फिर वो चौथा नाम हमें पता हो तो हम अलग कर लेते हैं, बाकी फिर नहीं आता। ऐसे ही आप नाम याद रखोगे। चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर, ये 4 भाई थे। ठीक है, पहले जो 3 है ये चिंतामणि, भूषण, मतीराम, ये 3 रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए। ये तीनों ही है रीतिकाल में। ठीक है, या मैंने अलग से, अब देखो मैं आपको बताती हूँ पढ़ने का एक तरीका। सबसे पहले चिंतामणि ने क्या क्या लिखा, कौन कौन से ग्रंथ लिखे, वो हम पढ़ेंगे। मैं जहाँ जहाँ बताऊँगी वहाँ आराम से फोकस करिएगा, पहले कहीं दृष्टि नहीं डालनी, उलझ जाओगे, क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ें कुछ ऐसे ही लिख रखी है, तो मैं समझाऊंगी कि उनको क्यों लिखा है। ठीक है, परेशान ना होना। चिंतामणि त्रिपाठी के ग्रंथ हैं काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ही इनके ग्रंथ हैं।
ठीक है, ये नहीं है। ये क्यों है वो मैं अब बता रही हूँ आपको। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, मैंने अपनी भाषा में लिखा है। देखो फिर से बता रही हूँ, बिल्कुल भी परेशान ना होना। चिंतामणि त्रिपाठी की काव्य कृतियाँ हैं काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु। ठीक है, कवि कुल कल्पतरु क्या है? एक लक्षण ग्रंथ है, यहाँ लिख लीजिए। अब देखो मैंने यहाँ आपको दिख रहा है, एक मैंने लिखा है सुंदर श्रृंगार और एक मैंने लिख रखा है छंदमाला। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जब कभी मुझे किसी प्रश्न में डाउट होता या एक जैसी रचनाएं कहीं मिलती तो मैं उनको याद करने के लिए इस तरीके से लिख दिया करती थी, ताकि जब भी मैं किसी एक राइटर की वो रचना पढूं तो उसके सिमिलर और कौन कौन से अलग अलग रचनाकारों ने मिलते जुलते नाम लिखे हैं तो वो मुझे कन्फ्यूज़न ना हो, मुझे याद हो जाए। तो चिंतामणि त्रिपाठी ने लिखा छंद विचार, लेकिन छंदमाला अगर आता है परीक्षा में तो वो किसका है? केशव का है। यानी छंद विचार तो है चिंतामणि का और छंदमाला केशवदास का। श्रृंगार मंजरी है चिंतामणि की, लेकिन सुंदर श्रृंगार रचना आती है तो वो होगी सुंदर कविराय की। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं तुलनात्मक अध्ययन किया करती थी याद रखने के लिए। अब आगे देखिए, ये परीक्षा में पूछा भी गया है कितनी बार। कवि कुल कल्पतरु सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया गया, यानी हम इसे सर्वांग निरूपक ग्रंथ भी कह सकते हैं। कॉलेज लेक्चरर 2014 के एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न कि चिंतामणि त्रिपाठी का सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है, तो चिंतामणि त्रिपाठी का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है कवि कुल कल्पतरु। केशव के पश्चात संभवतः यही प्रथम कवि हैं जिन्होंने नियमानुसार भाषा का व्यवहार किया है। ये कौन कहता है? नगेंद्र कहता है। किसके लिए कहा? चिंतामणि त्रिपाठी के लिए कहा। ठीक है, तो ये हमने आज रीतिकाल पढ़ा और रीतिकाल हमारा स्टार्ट है। रीतिकाल ज़्यादा बड़ा नहीं है, रीतिकाल छोटा है, जल्द ही पूरा हो जाएगा और हम आधुनिक काल में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाएंगे क्योंकि रीतिकाल सबसे छोटा है चारों में। तो पुराना अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले की पृष्ठभूमि वहाँ है, वहाँ से देख लीजिए और इसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो हिंदी में आप टेलीग्राम पर जाकर टाइप कीजिए हिंदी के रंग कविता तोतला के संग, तो फिर आपको वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और विज्ञप्ति बहुत जल्दी आपकी जारी होने वाली है। 6000 व्याख्याताओं की भर्ती आने वाली है फर्स्ट ग्रेड की। अब सूचना भेज दी है राज्य सरकार के पास, आगे कभी भी विज्ञप्ति आ सकती है। और अब मैंने ये सोचा है कि समय अभाव, मेरे पास समय की भी बहुत कमी रहती है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरा स्कूल में टाइम रहता है। जितना समय मुझे मिल पाता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ आपका पूरा कोर्स कराने की। पर अब मैं फिर से आपसे एक ही बात कहूँगी कि मैं पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कराऊंगी, क्योंकि विज्ञप्ति कभी भी आ सकती है। तो इतने दिन तो क्या कि कोई आसार नहीं थे, पर मुझे भी आज ही जानकारी मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाए और पाठों की श्रृंखला हमारी बाद में चलती रहेगी। और वैसे भी मैंने आपको नोट्स बनाना सिखा दिया है, तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि जैसे जैसे मैंने आपको नोट्स बनाना सिखाया है वैसे वैसे आप सब पाठों के बना ले। क्योंकि देखिए ये तो मेरा चैनल चलाना है एक तरह से, बाकी ईमानदारी से कहूँ तो यूट्यूब के भरोसे अगर आप बैठे रहेंगे तो आपके इतने सारे पाठों के नोट्स कभी नहीं बन पाएंगे। मैंने सिखा दिया है, बनाना आपके हाथ में, आप बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बताना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे एमए का पार्ट हो गया या फिर दूसरी और भी रचनाएं हो गई। तो पहले मैं ये जो मेरे रजिस्टर है 2, जो कि पूरे के पूरे आपके एग्ज़ाम से संबंधित है, वो कराऊंगी। क्योंकि अभी तक मेरा एक रजिस्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ और ये जो चल रहा है अभी हम पेज नंबर 216 आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पूरा ख़त्म होगा एक रजिस्टर 300 350 पेज के करीब, उसके बाद एक और है। तो मुझे लगता है कि मैं ये नोट्स आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि विज्ञप्ति आने के बाद क्या आपको पढ़ने का काम रहेगा और किताबों के तो आप खुद बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैं एक बार पहले अब हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कराऊंगी
फ्री में किताबें कराऊंगी। तब तक अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी भरोसे तो वैसे भी किसी के नहीं बैठना चाहिए। हाँ, नोट्स के भरोसे ज़रूर बैठिए, क्योंकि ये वो नोट्स ये आपको कहीं से नहीं मिलेंगे, ना मार्केट में मिलेंगे, ना आप पढ़ पाओगे। तो मैं सबसे पहले अब हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कराऊंगी, ठीक है ना। इसीलिए आप बीच में अब प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें, बार बार ऐसा कुछ ना कहें, मुझे एक काम को पूरा करवाने दें, क्योंकि आपकी विज्ञप्ति कभी भी आ सकती है। कम से कम एक पॉइंट, एक ऐसा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जहाँ पर आप जान लगा के पढ़ सको, नहीं तो पता चला इधर भी अधूरा रह गया, उधर भी रह गया, और फिर नुकसान आपका होगा, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास मुझे पूरा कराने दे। रीतिकाल में हम आ चुके हैं, जल्दी से रीतिकाल करके आधुनिक काल करेंगे। फिर मुझे आपको जनसंचार भी कराना है, उसके बाद मुझे आपको एमए का पार्ट भी करवाना है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको पता ही नहीं होगा फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को। तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले जो मेरे पास मैटर है, जहाँ से मैंने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, जहाँ से मैं 100% प्रश्न करके आई हूँ, पहले आप वो सब ले लीजिए, फिर पाठ हम करते रहेंगे, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो अब आज रीतिकाल हो गया, कल हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, जल्दी से हम इसे पूरा करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे हम रीतिकाल के नए कवि के साथ। धन्यवाद।